विमेन एम्पावरमेंट मीन टू यू? आपके हिसाब से क्या है? और ये बहुत जरूरी है जानना क्योंकि ये यंगेस्ट है यहाँ पे, तो इनके हिसाब से इसके क्या मायने हैं? Thank you so much. First of all, a very, very warm thanks to Shresth Bharat for having me here on such a big platform. Thank you. So मुझे लगता है कि women empowerment आपके घर से शुरू होता है. आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपको लेके, क्योंकि एक लड़की के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है थोड़े बोल्ड चॉइसेस लेना. तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है वो चैलेंजेस फेस करना. और आई थिंक इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिससे लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं हर एक फील्ड में जाने के लिए. मैंने अभी एक स्कीम के बारे में पढ़ा था, लखपति दीदी योजना, जिसके अंतर्गत जितनी लड़कियां हैं उनको ट्रेन करा जा रहा है. इफ दे वांट टू बी प्लम्बर्स, इफ दे वांट टू बी इलेक्ट्रिशियंस. तो एक टाइम पे हमें जो लगता था कि जो काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं सिर्फ लड़के कर सकते हैं, आज हमारी लड़कियां भी वही काम कर रही हैं. और पेट्रोल पंप जाओ तो फिर लड़कियां भी एज फीमेल एम्प्लॉयर्स प्रेजेंट है. आप कैफेज में जाओ तो वी फाइंड फीमेल वेटर्स आउट देयर. तो मुझे लगता है कि अब लड़कियां भी कुछ कम नहीं है लड़कों से. और मैं अपनी फैशन इंडस्ट्री की बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, बहुत ब्यूटी है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बट कभी कभी एक प्लेटफॉर्म की थोड़ी कमी आ जाती है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई एजेंसी सिनमित कम्युनिकेशंस फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म थ्रू विच आई कुड इवन रीच फेमिना मिस इंडिया. एंड ऐसे और प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए. और अपनी एजेंसी से इंस्पायर होके मैंने अपना खुद का एक ग्रूमिंग स्कूल खोला है बाय द नेम ऑफ एम्प्रेस विद इन, जिसमें आई एम फोकसिंग मोर ऑन द गर्ल्स फ्रॉम रूरल लोकेशंस जिनके पास वो टैलेंट है बट दे नीड द राइट गाइडेंस. तो मैं उनको ट्रेन करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ. एंड जैसे कि मैम ने बोला कि इस बारी हमारा जो विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आया है, जिसके अंतर्गत 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन in the parliament and the legislative assemblies. I think this is a very warm and welcoming initiative by the government. So yeah, I think we are moving in the right direction. Thank you so much. Thank you so much. मुंबई और दिल्ली की चमक धमक और मुख्य धारा से दूर, आपको लगता है आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? I think that it totally depends on the platform from which you started. अगर आपको शुरुआत में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है फैशन इंडस्ट्री में ग्रो करना. तो मुझे लगता है कि आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई स्टार्टेड विद अ गुड एजेंसी इन उत्तराखंड बिकॉज ऑफ विच आई कुड रीच मिस इंडिया एज वेल. तो जितने जितने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे और बनेंगे उत्तराखंड में, आई थिंक उतनी उतनी यहाँ की जो टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़कियां हैं जो अभी इस वक्त रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में छुपी हुई हैं, वो थोड़ा निखर के बाहर आएंगी और उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप होगा विद प्रॉपर ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए आप एक प्रिविलेज्ड फ्यू में से हैं जिनको ये मौका मिला कि वो अपनी काबिलियत को दिखा सके. लेकिन अभी भी दूर दराज में बच्चियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी तो मिलना दूर, मतलब अभी भी उनके लिए पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो उसके लिए और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होनी चाहिए, राइट? हाँ, जैसे मैंने ही अपना जैसे ग्रूमिंग स्कूल खोला, इस तरीके से और जितनी मॉडल्स हैं, अगर वो थोड़ा सा रिमोट एरियाज के लोगों पे ज्यादा फोकस करेंगे अगर, तो फिर उन लोगों को भी हम शहर तक ला पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू गिव देम दोज अपॉर्चुनिटीज इन ग्रूमिंग. अनीता जी, आपसे भी यही सवाल है, आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के क्या मायने हैं? सबसे पहले तो मैं श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. और यही कहना चाहूंगी, तालियां जोरदार ही बजा दीजिए, क्योंकि इस पवित्र स्थान पे करने के, आपने उत्तराखंड में अपने चैनल को लॉन्च करने के लिए ये पवित्र स्थान चुना. तो ये पतित पावनी माँ गंगा का पावन तट, और जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतनी भव्यता और दिव्यता, आध्यात्मिकता यहाँ पे रहती है. तो अपनी ओर से मैं अपने संपूर्ण नगर निगम की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ. थैंक यू. आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक, जो कि 28 वर्षों से सदन में लंबित था,
उसको उन्होंने मातृ शक्ति को सम्मान देने के लिए आज हमारे लोकसभा राज्यसभा में और अंत में राष्ट्रपति जी की उसमें मोहर लग गई है। 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सम्मान मातृशक्ति के लिए है। और ये उत्तराखंड जो कि महिलाओं के ही दम पे पृथक राज्य बना है, तो यहाँ पे तो महिलाओं का सम्मान हमेशा ही हुआ है। आपने अभी बात करी यहाँ पे रानी कर्णावती की, तिलो रौतेली की, गौरा देवी की, जिन्होंने की कल्पना कब कर दी थी, जो कि पर्यावरणविद थी, जबकि हमारा पर्यावरण बहुत संतुलित था, बहुत अच्छा था, तो वो पेड़ों पे चिपक जाती थी कि पेड़ों को नहीं काटना है। आज उसको बचाने के लिए हमारे पूज्य स्वामी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस प्रकार का प्रयास उनके द्वारा हो रहा है। तो नारी शक्ति के लिए जैसे अभी पूज्य साध्वी जी ने बताया कि सबसे पहले तो अपने अंदर की शक्ति को स्वयं पहचानना होगा कि हमारे अंदर शक्ति क्या है। पहले तो जब तक हम उस हुनर को ही नहीं पहचानेंगे तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरत है अपने आप को पहचानने की। कहीं पे भी किसी चीज की कमी नहीं आती है यदि हम खुद सशक्त हैं और इतनी अपार शक्तियां नारी शक्ति के अंदर हैं कि यदि वो उनको पहचान ले तो कहीं पे भी मात नहीं खा सकती है। अनिता जी, पहाड़ों में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन खास करके टॉप लीडरशिप में कम रहा है, तो उससे बढ़ाने के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 33% आरक्षण लागू हो चुका है, तो मातृशक्ति को निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। और हमारे पार्टी की तरफ से यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारी पार्टी ने हमेशा मातृशक्ति को सम्मान दिया है। आज हमारी विधानसभा की अध्यक्षा हमारी बहन रितु खंडूड़ी जी हैं, वहां पे उनको सम्मान मिला है। अभी काफी आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि मातृशक्ति ने राज्य बनाया है, तो मातृशक्ति का काफी बड़ी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे 70 सीटें यहाँ पे हैं, तो हमारे 21 या 22 महिलाओं को यहाँ से नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसे हम पूरे विश्वास के साथ में कह सकते हूँ। अब मेयर सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे चलते चलते एक सवाल कि एक हाउसवाइफ से एक मेयर का सफर, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प सफर रहा और इसमें बहुत कुशल ढंग से आपने अपने कामों को अंजाम दिया। तो किस तरह से एक बच्ची को गढ़ने के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगी जो आपके घर से शुरू होकर समाज तक पहुंची? बहुत अच्छा सवाल आपने करा और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं दूर दुरुस्त गांव से आती हूँ, उन पगडंडियों से कि जहाँ पे कि अभी हाल ही में 4-5 साल पहले लाइट गई है, पानी गया है, तो ऐसी सड़क की सुविधा अभी तक भी गांव तक नहीं है। ऐसे गांव से आके और मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ, माँ गंगा का बहुत बड़ा आशीर्वाद अपने पे समझती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी का आशीर्वाद तो है ही, जनता का आशीर्वाद तो रहा ही। ऋषिकेश जैसे शहर का प्रथम व्यक्ति बनना, जो कि ऋषिकेश एक विश्व पटल पे अंकित शहर है और अपनी एक विशिष्ट पहचान पूरे विश्व में रखता है। आज भी यदि मैं अपने बारे में कहूँ कि आज भी यदि मैं गांव में जाती हूँ, तो गांव में अपने घर परिवार के लिए या गांव के लिए, मैं गांव की बहू हूँ, गांव की बेटी हूँ, वहां पे जो हमारा कल्चर है उसी के हिसाब से, जैसा साध्वी जी ने कहा कि अगर भगवान कुछ दे देते हैं तो उनका आशीर्वाद मानो, आशीर्वाद मानो, आशीर्वाद ये हमारे लिए, और तुम्हारे जरिए वो कुछ कराना चाहते, ये हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। और जैसे निश्चित तौर पे अपने संस्कृति और अपने संस्कारों को जिसने पकड़ के रख लिया, उन संस्कारों को, संस्कृति को नहीं छोड़ा, तो उसका इतिहास कभी खत्म नहीं हो सकता है। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण साध्वी भगवती जी हैं, जो कि 7 समुद्र पार उस अमेरिका जैसे शहर की चकाचौंध छोड़ के और इस ऋषिकेश शहर में आई हैं और यहाँ की अध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं, और आज वो सभी को सिखा रही हैं, बता रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ की मिट्टी से जुड़ो, यहाँ की संस्कृति से जुड़ो, यहाँ के संस्कारों से जुड़ो। तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं आज भी यदि गांव में जाती हूँ तो चूल्हे पे लकड़ियों में खाना बनाना, उसमें पूरा काम करती हूँ। यदि घास काटने में मुझे लगता है कि
आज भी यदि कोई चैलेंज करे तो गांव में सबसे पहले जल्दी घास मैं काट सकती हूँ। और बच्चों को डॉक्टर भी और बनाती बच्चा हैं। मेरे आपके जैसे आपने बताया, मेरे तीनों बच्चे मेरे डॉक्टर हैं, मेरे दामाद डॉक्टर हैं, मेरी बहू डॉक्टर है, मेरे तो आप लोग हस्बैंड डॉक्टर समझिए हैं। कि क्या सफर रहा गांव में चारा काटने से लेकर चूल्हे से खाना बनाने तक, और ऋषिकेश का प्रथम नागरिक बनने तक, अपने बच्चों को सही और शिक्षा ऋषि- देकर डॉक्टर बनाने। मैं हाँ तो, मैं वही उसी बात पे मैं आ रही थी कि गाँव का चूल्हा चौका करने से लेके, और जब कोरोना काल की जैसे आपने बात करी, तो जब कोरोना काल चल रहा था तो वो भयभीत वाला माहौल था, सभी लोग भयभीत थे। ऋषिकेश में 25 अप्रैल 2020 को जब पहला केस जी। एम्स में पॉजिटिव आया, जी तो सैनिटाइजर, उस समय एक सैनिटाइजर दवाई का छिड़काव, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना ही एकमात्र उसका दवाई मानी जा रही थी। तो उस समय हमारे जो स्टाफ थे, जो कर्मचारी थे, वो भी डर गए, वो भी घबरा गए कि हम एम्स की तरफ या हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जहाँ पे ये केस आया है जी। उस साइड हम कैसे जाएंगे। तो मैंने खुद जो आपातकाल वाहन था सैनिटाइजर का, उसको खुद उसकी कमान संभाली, और जब तक वो भरा हुआ था, पूरा टैंक भरा हुआ था सैनिटाइजर से, जी। उसको मैंने स्वयं चलाया।